शंकर सुगमानंदना सिद्धिविनायक श्री गजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कि वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए आगामी जनवरी का महीना कैसा रहेगा सन 2022 का। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। और इस महीने कौन सा ग्रह या किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको क्या फल प्राप्त होंगे, साथ ही साथ इस महीने के बनने वाले विशेष योग की चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में हम इस माह कौन सा विशेष उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि आपके शुभ फलों की वृद्धि हो सके। तो इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपसे निवेदन है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख भेजिए। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको इसके उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। हमारी वेबसाइट भी है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वृषभ लगन की हम बात करते हैं। वृषभ लगन के जातकों के लिए जो आने वाला जनवरी का महीना है उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो ये जो गोचर फल है इसे आप लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। यदि आपको अपना लग्न मालूम नहीं है तो फिर आप अपनी चंद्र राशि से भी इसे देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक विशेष बात ज्योतिष के बारे में बताना चाहूंगा। ज्योतिष जो है ये 3 मुख्य इसके स्तंभ हैं। प्रथम स्तंभ है कर्मयोग। कर्मयोग यानी जो भी हमने कर्म किए उन कर्मों का जो भी हमें फल, क्या फल मिलेगा इस जन्म में, वो हमारी जन्म कुंडली के माध्यम से हमें पता चलता है। तो प्रथम जो हमारी जन्म कुंडली है ये हमारे कर्म योग के आधार पर बनती है, क्योंकि पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का ही यह योग है हमारी कुंडली। उसके पश्चात दूसरा है संयोग। संयोग का अर्थ है ग्रहों की वर्तमान दशा अंतरदशा, यानी आपकी जन्म पत्री के मुताबिक ग्रहों की वर्तमान दशा अंतरदशा। और सबसे अंत में आता है भोग। भोग यानी ये गोचर फल। तो ये 3 स्तंभ है मुख्यतः ज्योतिष के, और जिसमें से केवल एक ही स्तंभ का हम विचार करते हैं यहाँ गोचर का। इसके पूर्व के जो 2 स्तंभ हैं कर्म योग यानी आपकी कुंडली और आपकी दशा अंतरदशा, तो उसके बारे में हमें बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं है। ये केवल ज्योतिष के तीसरे स्तंभ गोचर पर आधारित ये फलादेश होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके अपने कर्म और उन कर्मों का संयोग इस फलादेश में अंतर डालता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपके राशि स्वामी, लगन के स्वामी शुक्र से ही शुरुआत करेंगे। अब शुक्र जो है लग्नेश और षष्ठेश होकर के अष्टम भाव में पड़े हैं। लगन और छठे भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में, और पूरा ही महीना शुक्र वक्री रहेंगे। और इसके अलावा शुक्र 5 जनवरी को पूर्वाषाढ़ा यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां पे शुक्र प्रबल अपने नक्षत्र में जाने से और भी ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। और क्या फल प्रदान करेंगे? तो सबसे पहले लग्नेश का अष्टम में जाना सेहत व स्वास्थ्य को खराब करता है। सेहत और स्वास्थ्य के लिए यह स्थिति अनुकूल नहीं है। और शुक्र जनित रोग जो है ये हमें कमर व कमर से निचले भागों जनित रोग पैदा करता है, यानी हमारे गुप्त अंगों संबंधी शुक्र जो है हमें रोग पैदा करते हैं। और इसके अलावा शुक्र का हमारी आंखों पर अधिकार है, और शुक्र आंखों यानी नेत्र पीड़ा या नेत्र कष्ट भी हमें दे सकते हैं।
शुक्र का हमारी चमड़ी से अधिकार है, हमारी जो चर्म है, जो चमड़ी है, ये इस पर भी शुक्र का अधिकार है। तो शुक्र हमें किसी प्रकार की कोई ना कोई स्किन एलर्जी भी दे सकते हैं, क्योंकि लग्नेश होकर के अष्टम भाव में गए हैं। इसके अलावा लग्नेश जब अष्टम भाव में जाते हैं तो कार्यों में विफलता पैदा करते हैं, कार्यों में बाधाएं पैदा करते हैं, नुकसान पैदा करते हैं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि तो करते ही हैं, धन हानि भी करते हैं। और शुक्र का अष्टम में जाना आपके किसी निकट प्रिय बंधु से अनबन भी करवा सकता है। खास करके ये अनबन आपके अपने जीवन साथी के साथ भी हो सकती है। तो लग्नेश का अष्टम भाव में जाना कोई सुखद फल नहीं देता। हालांकि एक बात और बता दूं कि गोचरवश यदि चंद्र से गोचर की बात करें तो ऐसा कहा गया है, लिखा गया है शास्त्रों में कि चंद्र से गोचर शुक्र, जो शुक्र का गोचर है अष्टम भाव में, वो शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन हम यहां लगन की बात कर रहे हैं, तो लगन से शुक्र का गोचर अष्टम भाव में सुखद फल नहीं दे पाता है। और शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं। अब छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में जाना, ये इसको आप विपरीत राजयोग भी कह सकते हैं। लेकिन ये राजयोग कैसा होगा? ये केवल नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए थोड़ा बहुत काम कर सकता है, ज्यादातर नहीं। और वो भी नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी काम करेगा कि नहीं, ये भी कोई जरूरी बात नहीं है। बल्कि मेरे अपने अनुभव में छठे भाव का स्वामी जब अष्टम में जाता है तो नौकरी में दिक्कतें पैदा करता है, कष्ट पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है। हाँ, शत्रु जरूर इससे दबे रहेंगे या शत्रुओं की स्वयं हानि हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपको फायदा हो जाएगा। तो शत्रु के मामले में जरूर आपकी सहायता कर सकता है, लेकिन अन्य मामलों में, सेहत के मामले में, धन के मामले में, दाम्पत्य के मामले में, नौकरी के मामले में ये आपको नुकसान ही देगा। तो लग्नेश और षष्ठेश अष्टम भाव में चल रहे हैं। और ये किनको ज्यादा, किनको ये फल अनुभव में आएंगे? बहुत सीधी सी बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस ग्रह की भी मैं बात कर रहा हूं, या प्रत्येक ग्रह हमेशा अपनी दशा अंतरदशा में ही अपना फल प्रदान करेगा। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, उनको ये फल अधिक अनुभव में आएंगे। इसके बाद राहु की बात करें, राहु भी आपके लगन भाव में बैठे हैं। लगन भाव में राहु मान पद प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। हालांकि राहु कोई अभी से नहीं आए हैं, राहु काफी समय से चल रहे हैं, बल्कि राहु वृषभ राशि में लगभग 1 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है। अब राहु जो है शुक्र की राशि में है, शुक्र वक्री है, लग्नेश षष्ठेश होकर के अष्टम भाव में है। तो राहु शुक्र का फल अधिक देंगे, यानी कार्यों में विफलता, कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ेगा। राहु भी वैसा ही फल देंगे जैसा शुक्र दे रहे हैं, यानी राहु अपनी दशा अंतरदशा में कोई खास शुभ फल नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि राहु कृतिका नक्षत्र से गुजर रहे हैं। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो कि चौथे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में पड़े हैं। तो राहु की दशा अंतरदशा में क्या होगा कि जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में दिक्कतें पैदा होंगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में अवरोध पैदा होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पैतृक सुख संपदा मिल सकता है। चौथे भाव के स्वामी का अष्टम में जाना कई दफा पैतृक संपत्ति दिलवा देता है, केवल पैतृक संपदा। इसके अलावा चतुर्थेश सूर्य का अष्टम में जाना किसी सरकारी अफसर से झगड़ा, विवाद पैदा कर सकता है। और इसके अलावा सूर्य और शुक्र अष्टम भाव में आपके जीवन साथी की सेहत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। और सूर्य और शुक्र जो हैं 14 जनवरी तक रहेंगे यहां इसी भाव में। तो 14 जनवरी तक जो है सूर्य और शुक्र का इकट्ठा प्रभाव अष्टम भाव में आपके कार्यों में रुकावट पैदा करता है।
इसके बाद केतु और मंगल सप्तम भाव में चल रहे हैं। केतु मंगल की ही राशि में है सप्तम भाव में। पहले तो मंगल और केतु का जो यह युति योग है आपके सप्तम भाव में, जो कि 16 जनवरी तक रहेगा, तो मंगल और केतु सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, आपस में कलह कलेश वाद विवाद उत्पन्न करते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंताएं बनी रहें। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि शुक्र भी अष्टम में है, तो सेहत व स्वास्थ्य ना आपका ठीक रहेगा ना ही आपके पार्टनर का। केतु मंगल की राशि में है, चोट दुर्घटना आदि के योग बनाते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपना भी और अपनी पत्नी का भी, अपने पार्टनर का भी। केतु अनुराधा नक्षत्र से चल रहे हैं, शनि का नक्षत्र है ये, और शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में ही बैठे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। जिनका भी इस समय केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। आम कारोबार में परिवर्तन के संकेत हैं, या तो परिवर्तन होगा या एक्सपेंशन होगी, न्यू बिजनेस ओपनिंग भी हो सकती है। केतु की दशा अंतरदशा में नए कार्य का उद्घाटन भी हो सकता है, या बिजनेस में परिवर्तन भी हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़िया चलेगा। इसके अलावा मंगल की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी? मंगल जो है सप्तमेश और द्वादशेश होकर के ही सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तमेश सप्तम भाव में है, लेकिन मंगल के साथ केतु है, तो विध्वंसकारी योग बनाते हैं। मंगल और केतु, मंगल अग्नि है, केतु बारूद है। अग्नि को बारूद के साथ मिलाओगे तो धमाका होगा ही होगा। तो सप्तम भाव जो है पार्टनर के अलावा आपके विरोधियों का भी है, आपके शत्रुओं का भी है। शत्रु आपको परेशानी देने से बाज नहीं आएंगे। शत्रुओं से बच करके रहिएगा, वाद विवाद से दूर रहिएगा। हाँ, बिजनेस के लिए फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, लेकिन बिजनेस में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। और इसके अलावा मंगल 2 जनवरी को ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। अब धनेश और पंचमेश बुध बैठे हैं नवम भाव में, जो कि विदेशी व्यापार के लिए उत्तम माने गए हैं। विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा। शेयर मार्केट के लिए उत्तम है। संतान की वृद्धि होगी, संतान सुख प्राप्त होगा, संतान से लाभ होगा या संतान को लाभ होगा, तो संतान के लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद 16 जनवरी को मंगल चले जाएंगे मूल नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र, मंगल अष्टम में चले जाएंगे 16 जनवरी को। 16 जनवरी को मंगल अष्टम में होंगे और केतु के नक्षत्र में होंगे। तो मंगल अष्टम में, मूल नक्षत्र में, केतु सप्तम में, ये 7 और 8 का कॉम्बिनेशन एक बार फिर ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो ये महीना कुछ चीजों से आपको बच करके रहना है। एक तो आपको जरा सी भी अगर सेहत आपकी नासाज होती है तो बिल्कुल भी उस मामले में आपको लापरवाह नहीं होना है। दूसरा, वाद विवाद से दूर रहना है। तीसरा, अपने विरोधियों से, शत्रुओं से बच करके रहना है। और मंगल और शुक्र का अष्टम भाव में जो यह युति योग है, अष्टम भाव में मंगल और शुक्र जो हैं, ये कई दफा आपके विरोधियों द्वारा कोई ना कोई ऐसी गुप्त रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई करवा सकते हैं। यानी उनके द्वारा कोई ना कोई षड्यंत्र या कुछ ना कुछ आपके विरोध में कोई ना कोई कारगुजारी वो करेंगे जरूर। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। मंगल और शुक्र अष्टम भाव में, आपको अपने नैतिक मूल्यों का पालन करना है। नैतिक मूल्यों से हटना नहीं है। खास करके आपको अपने चाल चलन का ध्यान रखना है, चरित्र का ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल और शुक्र कई दफा आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं यदि आप अपने नैतिक मूल्यों से गिरते हैं या अपने चाल चलन से गिरते हैं, तो फिर मंगल शुक्र अष्टम में आपके लिए परेशानी खड़ी कर देंगे।
इसके बाद सूर्य जो है आपके 14 जनवरी तक रहेंगे अष्टम भाव में और 14 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे नवम भाव में। तो चतुर्थेश सूर्य अष्टम भाव में, जैसा मैंने बताया, किसी सरकारी अफसर से नाराजगी हो सकती है, राजदंड, जुर्माना, ये सब हो सकता है। और चतुर्थेश होकर के अष्टम भाव में है तो आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। शिक्षा में, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में आपको दिक्कतें पैदा करेंगे। सूर्य जो हैं 1 जनवरी को पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के ही नक्षत्र में होंगे। अब शुक्र जो हैं अष्टम भाव में वक्री होकर के बैठे हैं तो जाहिर है काम तो नहीं बनेंगे, कोई खास कार्यों में विघ्न, कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे। किसी महिला के द्वारा आपको नुकसान हो सकता है, या वो महिला सरकारी अफसर भी हो सकती हैं, या वैसे ही किसी सरकारी अफसर से नुकसान हो सकता है, या महिला के माध्यम से कोई नुकसान हो सकता है, तो जरा सचेत रहिएगा। 11 जनवरी को सूर्य उत्तराषाढ़ा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन सूर्य अभी भी अष्टम भाव में है, तो चौथे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में होना, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। कार्यों में विघ्न बाधाएं चलती रहेंगी। 24 तारीख को सूर्य चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी है। तो 24 जनवरी के बाद से आपके कार्यों में आपको सफलता जो है धीरे धीरे मिलने लगेगी। यानी ये महीना जो है जद्दोजहद में निकल जाएगा। ये महीना जो है कठिन परिस्थितियों में ही निकल जाएगा। उसके बाद शनि की बात करें, शनि भाग्येश हैं, भाग्य भाव में ही बैठे हैं। अभी कहने को तो भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हो तो बहुत अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र से चल रहे हैं और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा शनि आपस में परस्पर शत्रु भी हैं। तो शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, लेकिन कर्म भाव पर, पराक्रम भाव पर दृष्टि है। और ये क्या करेंगे? छोटे भाई बंधुओं से अनबन कराएंगे, यात्रा आदि में असुविधा पैदा करेंगे, आपके बारे में गलत गलत अफवाहें फैला देंगे, भाई बंधुओं से अनबन करवा देंगे। नवम भाव में बैठे हैं, नवमेश हैं, तो विदेशी व्यापार ठीक ठाक चलेगा। मतलब ये महीना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं उनके लिए फिर भी ठीक ठाक रहेगा, उनको फिर भी कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन अन्य जो व्यक्ति हैं, जो आम कारोबार करने वाले हैं, उनका कारोबार धीमा चलेगा, या फिर कारोबार में परिवर्तन भी हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकती है, लेकिन कारोबार से उतना मुनाफा नहीं होगा। और बुध की बात करें तो बुध जो है धनेश और पंचमेश है। अब बुध कैसा फल देंगे? धनेश और पंचमेश बुध भी नवम भाव में बैठे हैं। बुध 1 जनवरी को उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। अब सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं। धनेश पंचमेश बुध नवम में बैठे हैं और सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं। तो ये स्थिति जो है आपको पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी दिलाती है। पैतृक संपदा मिल सकती है, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है, इंश्योरेंस का धन आपको मिल सकता है। लेकिन कारोबार के लिए यह स्थिति भी ज्यादा बढ़िया नहीं है, खास करके आम कारोबार या जमीन जायदाद से संबंधी, प्रॉपर्टी से संबंधी कार्य आपके लटकेंगे। इसके बाद बुध 5 जनवरी को चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में। 5 जनवरी को बुध के श्रवण नक्षत्र में जाने से क्या होगा? मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशंस, ब्रोकरेज, एजेंसी, जितने भी ये कार्य हैं, बुध से संबंधी जो कार्य हैं, इनमें आपको धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। आपके परिश्रम से आपको लाभ मिलने लगेगा, कार्य सिद्धि होने लगेगी। लेकिन 14 जनवरी तक, 14 जनवरी को बुध वक्री हो जाएंगे। उसके बाद बुध भी कार्यों में विघ्न पैदा करेंगे। तो इस महीने शुक्र तो महीने के शुरुआत से ही 1 जनवरी से ही वक्री रहेंगे, लेकिन बुध 14 जनवरी से वक्री हो जाएंगे। और वक्री ग्रह जो है हमेशा ही कार्यों में विघ्न पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। बृहस्पति दशम भाव में है। बृहस्पति आपके अष्टमेश और लाभेश होकर के दशम भाव में है। अष्टमेश का दशम में जाना कार्यों में रुकावट, लाभेश का दशम में जाना आमदनी को कम करता है।
और बृहस्पति हैं भी शतभिषा राहु के नक्षत्र में, जो कि लगन में बैठे हैं। अब लगन में राहु, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और लगन में राहु क्या फल देंगे? ये आपके मान पद प्रतिष्ठा पर कोई ना कोई दाग लगा सकते हैं, आपके सम्मान में कोई ना कोई दाग लग सकता है। तो इस बार का जो वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए जनवरी का महीना थोड़ा सा विषमताओं से भरा है, और कुछ चीजें अच्छी भी होंगी, कुछ चीजें बुरी भी होंगी। और अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सरल सा उपाय बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा उपाय बता रहा हूं। इस महीने आप जितने भी शुक्रवार हैं, 4 या 5, जितने भी शुक्रवार आएंगे, आप प्रत्येक शुक्रवार को 8 किलो गाजर, सर्दियों में गाजर बहुत मिलती है, 8 किलो गाजर लेकर के मंदिर में चढ़ा दीजिए। बस ये सरल सा उपाय, 8 किलो गाजर लेकर के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। गाजर ना मिले तो जिमीकंद 8 किलो का एक ही पीस साबुत का साबुत, कटवाना नहीं है उसे, तो जिमीकंद लेकर के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। और ये भी बात ना बने तो फिर इस महीने प्रत्येक शुक्रवार को गौ माता की सेवा कीजिए, जितनी हो सके गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता को चारा खिलाइए, रोटी खिलाइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।